नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे न्याय, जस्टिस, यानी न्याय की जो संपत्ति है, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके न्याय के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से जो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी है, जिसमें अलग अलग रूप से विद्वानों ने है वो न्याय को परिभाषित करने का काम किया। उसमें हमने देखा था कि प्लेटो ने है वो मनुष्य के जो सद्गुण के रूप में है वो न्याय की बात की। फिर हमने बात की थी कि किस तरह से है वो अरस्तु आए और अरस्तु ने है वो न्याय की बात की कि साहब जो न्याय है वो मानवीय सरोकारों में है वो निहित है। फिर हमने देखा कि उसके बाद में संत ऑगस्टाइन की जो है वो न्याय की थ्योरी आई और संत ऑगस्टाइन ने है वो न्याय को परिभाषित करने का काम किया कि जो न्याय है वो ईश्वरीय राज्य में पूर्व से वो निर्धारित होता है, और यदि जिस राज्य में न्याय नहीं है तो वह राज्य वास्तव में क्या है, चोर डाकुओं की खरीद फरोख्त मात्र है। वहां पर है वो न्याय मात्र नहीं होने से चोर और डाकुओं का राज्य और उनकी खरीदी जाने वाली वस्तु के रूप में राज्य को समझा गया। फिर जॉन रॉल्स की जो न्याय की जो सिद्धांत हम बात करेंगे कि जो समकालीन समय में जो न्याय का जो सिद्धांत है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि किसी का सिद्धांत है तो जॉन रॉल्स का है वो न्याय का सिद्धांत है। पूर्व में मैंने यदि देखा जाए तो कक्षा 11th में है वो जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि किस तरीके से जॉन रॉल्स ने न्याय को है वो अज्ञानता के आवरण के रूप में परिभाषित किया। अज्ञानता के आवरण के रूप में परिभाषित किया, यानी अज्ञानता के आवरण के रूप में है वो रॉल्स परिभाषित करा। यानी अज्ञानता के आवरण का मतलब ये हुआ, रॉल्स ने कहा कि किसी के लिए आप नियम बना रहे हो, जिस समाज के लिए हैं वो नियम बनाए जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति नियम बना रहा है उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि उस समाज में अमीरी का जो दायरा कितना है, गरीबी का कितना दायरा है, कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, समाज की क्या स्थिति है, वो उस बात को नहीं देखेगा। वो देखेगा कि उन सभी लोगों का, अमीरों और गरीब दोनों का है वो किस तरह से काम हो, किस तरह से है वो समाज में न्याय स्थापित हो ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ये जो अज्ञानता का आवरण है उस रूप में जॉन रॉल्स ने है वो न्याय को परिभाषित किया। तो हम देखेंगे जॉन रॉल्स की एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक एक पुस्तक है जिसमें जॉन रॉल्स ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का है वो विश्लेषण किया, सोशल जस्टिस का है वो एनालिसिस करने का काम यदि किसी ने किया तो जॉन रॉल्स ने कहा। रॉल्स के न्याय उस परंपरागत विचार से बिल्कुल असंतुष्ट थे जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को बल देते हैं, और वे इस बात से भी असहमत है जिसमें न्याय परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराने का काम किया। यानी जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय का है वो विश्लेषण किया, और वो जो परंपरागत के जो सिद्धांत थे, जो चाहे हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत हो या जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत हो, उनके जो सिद्धांत थे उनसे असंतुष्ट होकर वो जॉन रॉल्स ने है वो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया, और जिसमें कहा कि जो परंपरागत न्याय के प्रतिपादक जो सिद्धांतक लोग थे जिन्होंने केवल राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को है वो सही ठहराया और उनके आधार पर न्याय स्थापित करने की बात की, जो वास्तव में क्या है, तर्क संगत नहीं है कि केवल आप राजनीतिक और सामाजिक नीतियों से न्याय स्थापित नहीं कर सकते, उनके लिए अदर जो भी नैतिक वैल्यूज है वो भी अनिवार्य है, उनके बिना आप समाज में न्याय स्थापित नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आप ध्यान रखोगे कि जॉन रॉल्स की पुस्तक कौन सी है, 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। इन पॉलिटिकल जो सिद्धांतों की जो सिद्धांतकार है, सिद्धांत चिंतक है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है। रिपब्लिक है वो कई बार पूछी गई, तो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो पूछे जाने की गुंजाइश रहती है, या फिर द सिटी ऑफ द गॉड है वो भी पूछे जाने की गुंजाइश रहती है। इन पुस्तकों को आप ध्यान रखें। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सिद्धांत बहुमत की अलग मत पर तानाशाही स्थापित करती है। यानी यहां पर बात निकल कर आई
यहाँ पर बात इन्होंने अच्छी की जॉन रॉल्स ने कि जो उपयोगितावादियों का जो सिद्धांत है, उपयोगितावादी कौन थे? हमारे जेरेमी बेंथम है, बेंथम की थ्योरी है। बेंथम की है वो उपयोगितावाद की थ्योरी। और उपयोगितावाद में क्या कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना ही क्या है? न्याय। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद के। तो यहां पर भी यही बात कर रहा है कि साहब जो उपयोगितावादी कह रहे हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो उन अल्पसंख्यक लोगों का क्या होगा? इसलिए इन्होंने कहा कि वास्तव में न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अधिकतम लोगों को तो है सुख देने की बात की, अधिकतम सही बात है, आपने अच्छा किया, लेकिन उन यदि ऐसा हुआ तो अल्पमत जो कम संख्या में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहां पर अधिकतम जो बहुमत वाले लोग हैं वो उनके ऊपर व्यवस्था स्थापित करेंगे। ऐसी स्थिति में इन अल्पसंख्यकों के साथ इन अल्पमत के लोगों के ऊपर क्या है, एक तरह की है वो तानाशाही स्थापित होने का काम करेगा, और ऐसी स्थिति में उनके साथ है वो न्याय नहीं होगा। रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की भी प्रतिस्थापना की, और साथ ही जॉन रॉल्स ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से है वो लोकतंत्र के अंतर्गत नैतिक जो सिद्धांत थे उनकी बात की। उस श्रेणी में उन्होंने कहा था कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसे जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अब जो जॉन रॉल्स ने बात की अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बजाय, इसने किस बात पर बल दिया? इसने कहा कि अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अधिकतम स्वतंत्रता स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। आप लोगों को अधिकतम सुरक्षा दो, अधिकतम है वो उनको स्वतंत्रता दो, और साथ ही साथ आप लोगों को जो स्वतंत्रता दे रहे हो उनके साथ साथ अन्य लोगों की भी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए है वो आप अधिकतम व्यवस्था करने का काम करोगे। तो इसमें क्या होगा? अधिकतम स्वतंत्रता होगी तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, और उस व्यक्ति को अन्य लोगों के बजाय भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का है वो हथियार भी मिलेगा। इसलिए अधिकतम लोगों के सुख की बजाय अधिकतम स्वतंत्रता देने की बात है वो जॉन रॉल्स कर रहा है। जॉन रॉल्स अधिकतम सुख के बजाय अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है। यानी इन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों को सुख देने के बजाय आप लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता दो, और अधिकतम स्वतंत्रता आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के लिए अधिकतम सुख है वो अपने आप ही उसका विकास हो जाएगा। उसके लिए लोग खुद है वो उस चीज को हासिल कर लेंगे, अधिकतम सुख के मूल्य को। इसलिए जो जॉन रॉल्स ने कहा कि लोगों के लिए अधिकतम स्वतंत्रता की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरी बात जो रॉल्स ने बताई वो कहा कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती जो सबके लिए कल्याणकारी हो। दूसरी रॉल्स ने कहा कि जो आपने केवल सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के ऊपर ध्यान देने का काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य क्या करें? व्यक्ति व राज्य दोनों ही काम करें कि ऐसी समाज में है वो समानता है और आर्थिक स्थितियां है वो नियंत्रित और सभी को है वो बुनियादी चीजों की पूर्ति हो, और जब ये चीज हो जाएगा तो सबके लिए है वो कल्याणकारी काम होगा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। एक लोक कल्याणकारी जो स्टेट होगा, एक वेलफेयर स्टेट है वो उभर कर सामने आएगा, और जब वेलफेयर स्टेट उभर कर सामने आएगा तो समाज में है वो सामान्य न्याय स्थापित हो जाएगा। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में जब न्याय स्थापित हुआ तो सभी के साथ समानता आएगी तो ही न्याय स्थापित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए रॉल्स ने कहा कि व्यक्ति और राज्य दोनों को प्रयत्न करना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं वो समान स्थापित हो और जिसमें है वो सबका कल्याण निहित हो। तो जॉन रॉल्स की जो न्याय के सिद्धांत में दो बातें हैं। प्रथम तो आई अधिकतम स्वतंत्रता,
और दूसरी है राज्य व व्यक्ति दोनों मिलकर सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित करे जिससे सबके कल्याण की बात हो। सबकी प्रगति के लिए आगे वह बढ़कर यह बात कर रहा है अज्ञानता के आवरण की। अज्ञानता के आवरण, अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को है वो जॉन रॉल्स क्या करते हैं, स्थापित करते हैं अज्ञानता के आवरण को। रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, अर्थात वे अपने उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यताओं, हितों, क्षमताओं आदि में सम्मान है। यानी आगे बढ़कर है वो जॉन रॉल्स ने कहा कि समाज की जो प्रगति के लिए है व्यक्ति और राज्य दोनों को काम मिलकर करना चाहिए। फिर आगे कहा कि अज्ञानता के जो पर्दे का सिद्धांत दिया जिसमें कहा कि व्यक्ति को नियमों का, हमें न्याय के नियम है वो बनाने, और न्याय के नियम बनाने से पहले है वो व्यक्ति को आप अज्ञानता के पर्दे के ऊपर खड़े करो। अज्ञानता के पर्दे के ऊपर खड़े करने का मतलब ये हुआ, उसके पीछे रखने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को है वो वास्तव रूप में समाज की क्या स्थिति है, ऊंच नीच कितनी है, समाज में किस तरह की असमानता है, उनको नहीं देखते हुए सभी के लिए समावेशी नियम बनाने, सभी को एक रूप में मानते हुए उनको न्याय स्थापित करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए न्याय स्थापित करना है कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट बनाने का मतलब ये हुआ कि ऐसा राज्य हो जिसमें सभी नागरिकों के लिए है वो चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, सभी नागरिकों के रहने के लिए आवास हो, सभी को भोजन की और सुरक्षा मिले, सभी को है वो अन्य सुविधाएं हैं वो जीवन जीने हेतु आवश्यक है वो मिले, तो वो एक लोक कल्याणकारी राज्य में होती है और वो सभी के लिए होती है, सभी को मिलेगी, उस समय लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है अज्ञानता के पर्दे में, अज्ञानता के आवरण में, कि व्यक्ति को कानून बनाने से पूर्व राज्य या व्यक्ति को एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे खड़ा कर दो कि उसको वास्तव में वह मूल स्थिति के बारे में है वो कुछ भी नहीं जानता है और वह सभी के लिए न्याय किस तरह से स्थापित करे, इसलिए वो कानून बनाएगा उस दृष्टि को रखते हुए, तो वास्तव में समाज में न्याय स्थापित होने का काम करेगा। कुछ विद्वान है वो अज्ञानता के पर्दे की है वो आलोचना भी करते हैं। क्यों आलोचना? इसलिए करते हैं कि साहब आपने कहा कि कानून राज्य बनाए तो अज्ञानता के पर्दे के पीछे है वो रखो, वास्तविक उसको पता ही नहीं। जब वास्तविकता समाज की नहीं होगी तो आप कैसे हैं वो समाज के लिए कानून बनाओगे, किस तरह से है वो आप उस असमानता को मिटाओगे। आप देखोगे भी नहीं कि समाज में इस तरह है वो अमीर है, जो आप 20% अमीर है वो 80% संसाधनों पर कंट्रोल करके बैठे हैं। 20% आप देखोगे कि जो अमीर लोग हैं, कितने हैं अमीर है, 20% अमीर है और संसाधन है 80% उनके पास। दूसरी तरफ है वो 80% गरीब व्यक्ति है और उनके पास संसाधन है वो कितने हैं। ये जो विपरीत ढांचा है, तो क्या वास्तव में समाज में न्याय हो सकता है? जब आप अज्ञानता के पर्दे के पीछे खड़े हैं तो आपको पता ही नहीं कि साहब 20 जो लोग हैं, 20 अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास है वो 100 रुपए में से 80 रुपए तो उनके पास में, और जो 80 गरीब हैं उनके पास 100 रुपए में से 20 रुपए 20%। तो ये यदि वास्तविक स्थिति की आपको जानकारी नहीं है तो वास्तव में है वो समाज में समानता नहीं आएगी, और जब समानता भी नहीं आएगी, जब जो असमानता की खाई है वो इतनी गहरी फैल जाएगी, इतनी गहरी खाई होती जाएगी कि निरंतर है वो असमानता बढ़ती जाएगी और समाज में है इस असमानता का फलस्वरूप ये हो जाएगा कि है वो न्याय कभी भी स्थापित नहीं होगा। तो ये एक आलोचना का आधार है। रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, अर्थात वे अपने उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यताओं, हितों और क्षमताओं आदि में समान होते, यानी एक जैसे होते हैं सभी। इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको सम्मान, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अवसरों की उचित क्षमता है वो मिलनी चाहिए। अब जो अज्ञानता के पर्दे की बात हुई उसमें इसने कहा कि किस तरह से सबको समान स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए। जब आप अज्ञानता के आवरण में सोच रहे हो तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि हम इस तरह से नियम बनाए जो क्या हो, सबको समान स्वतंत्रता है वो हासिल हो और सभी को है वो उचित अवसर मिले, सभी को है वो
जो अच्छे अवसर मिले समानता के साथ, समता यानी समानता। यानी उचित अवसर का मतलब है सभी को है, वो शिक्षण संस्थानों में है। आप देखो कि मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे उस समय कहा था, शिक्षण संस्थानों में है, उनको प्रवेश का अधिकार हो, ऊंच नीच के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, उनको नौकरियों में है वो समानता के साथ उनको है वो मौका मिले। इस आधार पर नहीं है कि कोई व्यक्ति है वो अमीर है तो उसको नौकरियों में ज़्यादा लो, गरीब है तो मत लो, इस आधार पर नहीं होना, सभी को है वो समान उचित अवसर मिलने चाहिए, ऐसी बात है वो इन्होंने की। अर्थात कहा कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो, और इस नियम से विलग तभी हुआ जा सकता है जब इससे हीनतम को अधिकतम लाभ मिले। और इसने कहा कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता की चीजें उनकी पूर्ति होना आवश्यक है, यदि उनकी पूर्ति में किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो क्या होता है कि हीनतम लोग हैं, गरीबतम लोग हैं, उनको है वो अधिकतम लाभ है वो नहीं मिलेगा। और जब मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका वितरण होगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी वस्तुओं को, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, हीन का मतलब यहाँ पर है वो, हीनतम का मतलब यहाँ पर है वो गरीबतम को पढ़ो आप, गरीब तबका, हीनतम को अधिकतम लाभ मिलेगा, यानी गरीब तबके को है वो अधिकतम है अधिक लाभ मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये जॉन रॉल्स की है वो न्याय की थ्योरी कह रहा है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भेदभाव के उनका वितरण होना आवश्यक है, और यदि ऐसा हुआ तो गरीबों को अधिकतम लाभ है वो प्राप्त होंगे, यानी हीनतम को अधिकतम लाभ प्राप्त होना। ये तो हम पढ़ रहे थे पश्चिम की है विद्वानों की थ्योरी। अब आएंगे भारतीय विद्वानों की थ्योरी के ऊपर के वे क्या कह रहे हैं, वास्तव में न्याय क्या होगा। तो अब हमारी है वो न्याय की दूसरी महत्वपूर्ण थ्योरी है भारतीय, उससे पहले हमने पढ़ा पश्चिम की। जिसमें किसको पढ़ा? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन है, बेंथम है, जॉन रॉल्स हैं, ये अलग अलग लोग थे। अब आएंगे भारतीय चिंतन में न्याय है वो क्या दिया हुआ। जस्टिस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय चिंतन में है वो न्याय का क्या सिद्धांत दिया गया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में समानता है। हम देखेंगे कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, जिन्होंने कहा कि जो आत्मीय सद्गुण है व्यक्ति में, मानवीय सद्गुण ही न्याय है, उस तरह से भारतीय जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में हम देखेंगे कि धर्म की है वो बात की गई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन करना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। अपने धर्म का पालन करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करो, आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन। आपका नैतिक कर्तव्य यह है कि कोई व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है उसे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, दीन दुखियों की, गरीबों की इस तरह की है वो सहायता करना, किसी के ऊपर है वो अत्याचार नहीं करना। तो ये जो नैतिक कर्तव्य, तो भारतीय चिंतन में है वो धर्म की बात की गई। धर्म का मतलब है नैतिक कर्तव्यों के पालन से। धर्म की प्राचीन अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान और निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान है वो कराती है। हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय जो धर्म की अवधारणा है वो कहती है कि इस व्यक्ति को है वो समाज में उसका नियत स्थान है, उसका जो स्थान तय किया गया है, और व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य तय किए गए उन कर्तव्यों का है वो पालन कराना भारतीय जो धर्म की अवधारणा में है वो न्याय बताया गया कि व्यक्ति का न्याय,
व्यक्ति को वास्तव में न्याय ये होगा कि व्यक्ति को समाज में अपना उचित स्थान और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही है वो न्याय कहलाएगा। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र रहा है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का है वो बोध करवाता है। और इसमें स्वधर्म की बात हुई कि आप अपने धर्म का पालन करो, और स्वधर्म का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो यहां पर आप लिखोगे कि भारतीय चिंतन में न्याय से तात्पर्य, भारतीय चिंतन में न्याय से तात्पर्य व्यक्ति को समाज में अपना निश्चित, अपना की जगह अपने लिखो यहां, अपने निश्चित स्थान तथा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना कहलाता है। यानी भारतीय चिंतन में देखोगे तो न्याय का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को समाज में अपना निश्चित स्थान है, व्यक्ति को समाज में जो अपना निश्चित स्थान तय किया गया है, जो स्टेटस तय किया गया है सोशल वैल्यू में, जो अपना स्थान है कर्म के आधार पर, आपको क्या कार्य करना क्या नहीं करना उसके आधार पर, और अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो उसके लिए निर्धारित कर्तव्य तय किए गए हैं जो सामाजिक वैल्यू के अंतर्गत, तो उन कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तव में क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। और इसमें जो स्वधर्म दिया हुआ कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्व का मतलब है अपना स्वयं का, और धर्म का मतलब है नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, जो वास्तव में क्या करता है, व्यक्ति को कर्तव्य बोध की भावना बताते हैं। व्यक्ति के अधिकारों व विशेष अधिकारों की उत्पत्ति है वो स्वधर्म की पालना में निहित है। मनु हुए, कौटिल्य, बृहस्पति हुए, शुक्र हुए, भारद्वाज हुए, विदुर हुए और सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। और जहां प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी, वही भारतीय चिंतन में न्याय को कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु व कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था का आधार प्रवृत्ति माना है। अब हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति के अधिकार और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति है वो स्वधर्म में है वो निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अधिकारों की मांग कर रहा है और विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हो, तो आप अपने धर्म का, आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे ही तो ही राज्य आपको क्या दे, व्यक्ति को अधिकार देगा, विशेष अधिकार देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि साहब भारतीय प्रमुख चिंतकों के नाम बताइए, कोई 3-4 चिंतकों के नाम पूछ ले या 2 चिंतकों के नाम पूछ ले, भारतीय दार्शनिक कौन से हुए जिन्होंने न्याय है वो दिया, तो आप कहोगे कि साहब मनु हुए, कौटिल्य हुए, बृहस्पति हुए, आचार्य शुक्र हुए हैं, आचार्य भारद्वाज हुए हैं, महात्मा विदुर हुए हैं, और सोमदेव जिन्होंने कथा सरित सागर लिखी थी, विदुर हुए जिनकी विदुर नीति लिखी गई थी, भारद्वाज जो आचार्य द्रोण थे उनके पिता थे ऋषि भारद्वाज हुए, आचार्य शुक्राचार्य थे जिन्होंने है वो राज्य के 9 अंग रूप में बताने का काम किया, बृहस्पति है वो जो देवताओं के गुरु थे, कौटिल्य जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, मनु हुए जो कहा जाता है कि जो मानव उत्पत्ति है वो मनु से मानी जाती है, और मनु को ये वो भगवान कहते हैं कि विष्णु ने भेजा था कि आप जाइए और मनुष्य को उत्पत्ति का काम करें, तो मनुष्य का जो मानव का आदि पुरुष है वो मनु को कहा जाता है। मनु स्मृति लिखी गई थी और मनु स्मृति में है वो न्याय की परिभाषा दी हुई। तो ये प्रमुख भारतीय चिंतक है, मनु है, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव हुए। और जो भारतीय चिंतन में न्याय है उसमें जिस तरह आप देखोगे कि प्लेटो ने के न्याय में राजनीतिक और सामाजिक चिंतन की बात की थी। अब भारतीय न्याय में क्या किया गया कि प्लेटो का जो सामाजिक था
प्लेटो के सामाजिक राजनीतिक, प्लेटो का जो सामाजिक और राजनीतिक जो अवधारणा थी उसके साथ में है वो कानून को भी जोड़ दिया गया। क्योंकि आप देखोगे कि प्लेटो किसकी बात कर रहा है, प्लेटो है वो नैतिकता की बात कर रहा था। प्लेटो ने है वो नैतिक सिद्धांत दिया था कि आपको मानना है वो बाध्यकारी नहीं है, आप अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना। लेकिन जो भारतीय चिंतन था उसमें बाकायदा कानून का प्रावधान किया गया और दंड का विधान किया गया। किसका विधान किया गया? दंड का। कि यदि व्यक्ति है वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को आप दंड दो। दंड किए बिना है वो व्यक्ति उनका पालन अच्छी तरीके से नहीं करेगा। तो ये मोटा जो फर्क निकल कर आया प्लेटो का और भारतीय चिंतन का, पश्चिम का और जो हम कहेंगे एक तरीके से पूर्व का जो भारत का, उसमें बड़ा मतभेद है कि जहाँ प्लेटो है कि न्याय में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की बात करता है, जो नैतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है, उस पर किसी भी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं दी गई। जबकि जो भारतीय चिंतन में है वो सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ है वो कानूनी बाध्यता तय की गई अनिवार्य रूप से कि कानून की दृष्टि से वो यदि व्यक्ति इनका पालन नहीं कर रहा है तो उनको फोर्स करो, उनको बल प्रयोग करो, उनको है वो दंडित किया जाए ताकि व्यक्ति कानून का है वो पालन करे और राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापित हो। इसलिए मनु और कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को है वो राज्य का मूल प्रवृत्ति बताई है कि राज्य की मूल प्रवृत्ति, राज्य का मूल काम ही क्या है, राज्य का मूल काम ही क्या है? न्याय स्थापित करना, समानता है वो लाने का काम करना, किसी के साथ भेदभाव है वो नहीं करना। तो ये जो राज्य का मूल उद्देश्य है वो मनु और कौटिल्य दोनों ने बताया कि निष्पक्षता लाना ही राज्य का क्या है? मूल आधार है। जब राज्य निष्पक्षता लाएगा तो अपने आप ही समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। तो ये तो हमारी थी पश्चिम और पूर्व के अनुसार न्याय की अवधारणा। अब देखेंगे कि न्याय के विविध रूप बताए गए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस, अन्य तरह के न्याय हैं वो तीसरे तरह के न्याय बताए गए जो वर्तमान रूप में है वो प्रचलन में है। अन्य विविध रूप में आप कहोगे सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, नैतिक की करेंगे, कानूनी करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस की बात करेंगे। परंपरागत न्याय, परंपरागत रूप में न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही थी, एक तो नैतिक रही थी और दूसरी रही थी कानूनी। यानी परंपरागत रूप में आप देखोगे तो न्याय की है वो दो अवधारणाएं चली, दो है वो कॉन्सेप्ट चले, एक तो था नैतिक और दूसरा है वो कानूनी। कहां पर चला? नैतिक चला पश्चिम के अंदर, पाश्चात्य। कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। कानूनी कहां चले? भारतीय चिंतन में चले। वो कौन सी चली? कानूनी है वो चली, ठीक है। और जब कानूनी चली, भारतीय चिंतन में आपके कानूनी चली और कानूनी में ये भी बात निकल कर आई कि साहब है वो सामाजिक आर्थिक के साथ में है वो कानून को जोड़ो। और इसके जो मनु है वो कौटिल्य ये समर्थक थे। किंतु वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा है वो महत्वपूर्ण हो गई और सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी है वो जोड़ा गया कि साथ साथ है वो परंपरागत के साथ में अन्य न्याय की जो अवधारणा है, अन्य न्याय का संप्रति है, उनको भी जोड़ा जाए। तो वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा बल हो गई। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की धारणा को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आते हैं नैतिक न्याय यानी मोरल जस्टिस क्या है। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है जिसमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम है जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को है
वो परिभाषित करते हैं और इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यापन करना क्या कहलाता है? प्राकृतिक नैतिक न्याय कहलाता है। यानी जो बात की गई कि नैतिकता के ऊपर आधारित है। नैतिकता के ऊपर आधारित का मतलब ये हुआ कि आप है वो किसी भी तरह से दूसरे के काम में हस्तक्षेप है वो नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, गरीबों, दीन दुखियों की सहायता करना। तो ये क्या है? नैतिक न्याय की बात की जा रही है। व्यक्तियों का सदाचारी आचरण जरूरी होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना गया है। और ये भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी के चिंतक मानते हैं कि सत्य है, करुणा है, अहिंसा है, वचनबद्धता है, उदारता आदि गुणों को नैतिक गुण के सिद्धांत में माना गया। यानी जो नैतिकता की बात कर रहे हैं वे जो दृष्टिकोण, वे गुण जो नैतिकता की बात करें, जैसे सत्य है, करुणा है, अहिंसा सत्य बोलना, दया प्रेम भाव रखना करुणा है, अहिंसा किसी के साथ में है वो हिंसा नहीं फैलाना, वचनबद्धता यानी वचन में है वो मधुरता होना, उदारता यानी लोगों से उदार पूर्वक आपका व्यवहार करना आदि गुण है वो नैतिक गुण है। और इन गुणों के आधार पर किया जाने वाला जो व्यवहार है वो क्या कहलाया जाएगा? नैतिक न्याय कहलाया जाएगा। और ये भूत से लेकर वर्तमान तक है वो लंबे अरसे में है ये नैतिकता का जो संप्रत्यय है वो समाज में प्रचलित रहा। दूसरा हमारा जो न्याय होगा वो है कानून। कौन सा? कानून, लीगल जस्टिस। आधुनिक युग में आप देखोगे कानून कैसे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा गया है, जिसमें वे सभी नियम और कानून शामिल होते हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। और कानूनी न्याय की धारणा है वो दो बातों पर बल देती है। प्रथम देती है कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए और सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण है वो बनाना चाहिए। यानी वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था को है वो कानूनी व्यवस्था कहा गया है और इसमें वे सभी कानून और नियम शामिल होते हैं जो नागरिकों को पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, सभी के लिए बाध्यकारी होता है। और यदि व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को है वो दंड का विधान भी किया गया है, दंड देने का काम भी राज्य के द्वारा किया गया है। और जो कानूनी न्याय होगा उसमें दो बातें जरूरी। एक तो यह है कि सरकार द्वारा निर्मित कानून है वो न्यायोचित होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, अमीर और गरीब का है वो भेदभाव नहीं करे, सभी के साथ है वो समानता के रूप में लागू होने चाहिए। और दूसरा कहा गया है कि ऐसे कानूनों को है वो न्यायपूर्ण बनाना चाहिए, अधिक से अधिक है वो कानूनों को लागू करने की और समानता की दृष्टि से लागू करने की कोशिश करेंगे तो हमारे वो कैसे हो जाएगा? कानूनी न्याय है वो कहलाएगा। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई कि साहब पॉलिटिकल दृष्टि से है वो किस तरह से न्याय काम करे। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सभी व्यक्तियों के साथ है आप समानता के साथ व्यवहार करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, लोगों के कल्याण हेतु काम करोगे और सभी को है वो राजनीति में सहभागिता भी प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव के, तो पॉलिटिकल जस्टिस है वो कहलाया जाएगा। राजनीतिक न्याय समानता, समता व समानता पर आधारित होना चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए और राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है और ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में आवश्यक है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक न्याय का मतलब यह हुआ कि सभी के साथ समानता व समता के आधार पर व्यवहार हो, सभी को है वो अच्छे अवसर और किसी भी तरह का भेदभाव असमानता नहीं होगी। और ये सभी व्यवस्था कहाँ पर होगी? एक लोकतंत्र के अंतर्गत संभव होगी। एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है तो वहां पर होगा। राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के साधन है, जैसे आप देखोगे एक वैश्विक मताधिकार, विचार व भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार, अवसर नागरिकों को समान रूप से प्रदान होने चाहिए और संवैधानिक शासन को आवश्यक रूप से माना गया।
किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय है वो कहलाता है। फिर है बात है कि सोशल जस्टिस की बात है कि सामाजिक न्याय है वो किस तरह से न्याय स्थापित किया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब यहां पर यह है कि समाज में सभी के साथ है वो समानता का व्यवहार हो। समाज में सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव है वो नहीं करना। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो और राज्य द्वारा व्यक्तियों के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न की जाए। यानी सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि सभी व्यक्तियों के साथ है वो समानता का व्यवहार हो, किसी के भी साथ है वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और समाज में सभी लोगों को अपने जो उचित अवसर मिले पूर्ण भागीदारी के साथ और वह अपने उचित अवसरों का है वो निर्वहन कर सके। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का यानी अपने गुणों का है वो विकास कर सके, समाज में अच्छी तरीके से गरिमापूर्ण है वो जीवन जी सके और राज्य क्या करे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे कि जिसमें सभी के साथ क्या हो, समानता का व्यवहार हो, सभी एक रूपता से कार्य करें, एक जैसी सभी के लिए योजनाएं भी लाने का काम करें तो वो समान रूप से कारगर हो, ताकि क्या है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो, लोक कल्याणकारी राज्य हैं वो स्थापित हो। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है वह नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी यानी कानून विधि प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समता मूलक एक समानता मूलक, समता का है यहाँ पर समानता मूलक यानी इक्वलिटी पूर्वक स्टेट, इक्वलिटी पूर्ण सोसाइटी, एक समता मूलक समाज का निर्माण करने में सहायक हो। जॉन रॉल्स आदि न सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया बल्कि सामाजिक न्याय के अभाव में समानता और स्वतंत्रता जैसे कोई मूल्य का अर्थ नहीं है। और देखोगे कि राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून बनाते समय, नीति बनाते समय क्या करे, विधि व प्रशासनिक नियम ऐसे बनाए ताकि समाज में समानता स्थापित हो। और आप देखोगे कि जॉन रॉल्स जैसे व्यक्ति उन्होंने केवल सामाजिक न्याय की बात नहीं की, उनके साथ साथ उन्होंने समानता और स्वतंत्रता की भी बात की कि समानता व स्वतंत्रता होगी तो अपने आप में समाज में है वो सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। फिर बात है आर्थिक न्याय की। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना। क्या है? आर्थिक समानता लाना यानी अमीरी और गरीबी की खाई को समाप्त करना, संसाधनों का समान वितरण करना ताकि अमीरी और गरीबी नहीं रहे। किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता लाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। आर्थिक समानता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले असमानता की निंदा करता है तथा अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। यानी गरीबी और अमीरी के बीच की जो, यानी मैंने कहा कि समाज में आर्थिक समानता का मतलब ये हुआ कि आर्थिक जो संसाधन है, जो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, जो धन संपत्ति, जमीन जायदाद, पैसे, ये सारी की सारी चीजें आर्थिकता का बोध करवाती, आर्थिक कहलाती। तो आर्थिक न्याय तब हो सकेगा जब सभी व्यक्तियों के बीच धन संपदा के बीच में जो असमानता उसको कम से कम दूर किया जाए और जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको कम किया जाए और लोगों को है वो न्यायोचित बुनियादी चीजों की पूर्ति करें तो आर्थिक न्याय होगा। तो ऐसे आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा कि आप सभी लोगों को गरीब लोगों को सभी को अमीर बना दो या फिर सभी अमीरों को आप गरीब बना दो तो आर्थिक न्याय स्थापित होगा। ऐसे नहीं होगा। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए
कि जो गरीब लोग हैं उनको आवश्यकता की चीजें तो कम से कम प्राप्त हो, शिक्षा है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, जैसी बुनियादी जरूरती चीजें, चिकित्सा, ये चीजें मिलेगी तो अपने आप ही वे लोग अपना विकास करेंगे, उस गरीबी के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और उनके लिए रोजगार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना ताकि वे भी अपना जीवन अच्छे तरह से गुजारें, तो आर्थिक न्याय समाज में स्थापित होने का काम करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि समाज में जो संसाधनों का वितरण है वो आप समान रूप से करो। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता होती है। समाजवादी विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता है वो गरीबी और अमीरी के बीच खाई को और अधिक गहरी करती है, जिससे समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति है वो बनती रहती है। यानी जो ये आर्थिक असमानता है उनको आर्थिक लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और आप देखो कि मैंने कक्षा 11th में जो समाजवाद पढ़ाया था, समाजवाद कहता है कि संसाधनों के ऊपर है वो सभी का समान रूप से क्या हो, सभी का समान रूप से अधिकार हो, संसाधनों को समान रूप से बंटवारा करो। तो समाजवादी विचारकों का कहना है कि जो आर्थिक असमानता, ये जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता को आप आर्थिक असमानता के रूप में है वो पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। जो ये आर्थिक असमानता, ये जो अमीरी और जो गरीबी की जो ये स्थिति है, अमीरी और जो ये गरीबी की स्थिति है वो समाज में क्या कर रही है, वर्ग संघर्ष को पैदा कर रही है। यानी गरीब है वो निरंतर अमीरों के विरोध में है वो खड़े हो रहे हैं और जो अमीर है वो निरंतर इनका जो इनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो ये वर्गों में क्या हो रहा है, संघर्ष किए हैं, अराजकता की स्थिति है वो पनपने का काम कर रहे हैं और इसको आर्थिक न्याय के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। तो मूल जो है वो हमारा न्याय का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अब इसका जो अंतिम कंक्लूजन है वो देख लिए, निष्कर्ष क्या कहता है। यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप में काफी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार है सामाजिक जीवन में लाभों और दायित्वों के तर्क संगत वितरण से, और न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में प्रासंगिक हो सकती है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों इत्यादि का अभाव हो और जहां प्रचलित कानून यानी जो चलायमान विद्यमान कानून संपत्ति के संबंध और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और जो उनमें उपयुक्त परिवर्तनों की मांग करने की स्वतंत्रता की गुंजाइश। इन्होंने कहा कि जो न्याय का मौलिक स्वरूप है वो काफी परिवर्तन हुआ है। आप देखोगे कि आज से है वो 500 साल पहले न्याय की बात है वो अलग कॉन्सेप्ट था, आज अलग है, लेकिन सभी के मूल में है वो सभी का आज भी उद्देश्य एक है कि समाज में है वो समानता लाने, सभी के बीच है लाभों का समान रूप से वितरण करना और एक समाज स्थापित करना, वो आज भी उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शुद्ध सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित होते हैं, वहां वितरण नए मानदंडों की तलाश करना आवश्यक है। फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत है वो सारा वितरण बाजार शक्तियों की परस्पर क्रियाओं से निर्धारित होता है, अतः वहां भी वितरण के नए मानदंडों को मान्यता नहीं दी जाती और उनको भी नए सिरे से करना चाहिए। यानी उदाहरण दिया है कि जिस तरह से शुद्ध सत्तावादी प्रणाली थी वहां पर जो संसाधनों का वितरण करना है तो संसाधनों का नए तरीके से वितरण करना होगा, नए तरीके से है उनके नए तरीके तलाशने पड़ेंगे, नए नियम बनाकर है वो संसाधनों का वितरण करो। शुद्ध सत्तावादी जहां पर है वो पुरातन व्यवस्था चलती थी। उसके बाद में शुद्ध प्रतिस्पर्धा होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन की स्थिति आ गई, प्रतिस्पर्धा आ गई, तो वहां पर भी है वो ऐसे हमें नियम बनाने पड़ेंगे ताकि उस व्यवस्था को अधिक से अधिक वो पारदर्शी बनाया जाए, अधिक से अधिक है वो व्यवस्थित बनाया जाए ताकि समाज में क्या हो, न्याय स्थापित हो सको। अतः काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो न्याय प्राप्त होगा। अतः वह न्याय किसी वैकल्पिक सिद्धांत पर विचार करना व्यर्थ होगा और जहां सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी वहां समाज से अन्याय की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी जहां पर सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, सभी को, अमीर जो गरीब लोग हैं उन गरीबों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप में है वो समस्याएं खत्म होगी और जब समस्याएं खत्म होगी तो सीधी बात है वो समाज में न्याय है वो का जो पुट है वो आने का काम करेगा। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होने से समाज में न्याय का जो स्थापना होगी, समाज में न्याय है वो आ जाएगा।
इस प्रकार प्यारे बच्चों मोटे तौर पर हमने न्याय किए हैं वो संप्रत्य को समझने की कोशिश की कि साहब जो प्लेटो जैसा व्यक्ति है वो न्याय को क्या कह रहा है। प्लेटो ने है वो मानवीय सद्गुण के रूप में परिभाषित किया। अरस्तु ने कहा कि ये मानवीय सरोकार के नियमन से होगा वही न्याय होगा। इस तरह के संत ऑगस्टाइन की थ्योरी आई, एक्विनास की थ्योरी आई, किस तरह से ईश्वरीय राज्य की जो बात की, द सिटी ऑफ द गॉड में ईश्वरीय राज्य का कॉन्सेप्ट है वो ऑगस्टाइन जैसा व्यक्ति दोहराए और कहा है कि यदि समाज में न्याय नहीं होता है तो वास्तव में वो चोर और डाकुओं का एक तरह का खिलौना है कि चोर और डाकू निरंतर है वो उन चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज में न्याय नाम की कोई चीज है भी नहीं। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण में न्याय को सोचने हेतु बाध्य किया कि जो शासक है व्यक्ति है वो समाज के लिए ऐसे नियम बनाए कि उसको वास्तविक रूप में पता ही नहीं हो कि अमीरी और गरीबी की क्या स्थिति। भारतीय चिंतन पर हम बात आई तो उस समय क्या किया, जो हमारे चिंतक चाहे मनु हो, चाहे कौटिल्य हो, चाहे भारद्वाज हो, चाहे फिर बृहस्पति हो, चाहे सोमदेव हो, चाहे महात्मा विदुर हो, सभी ने भी न्याय को है वो नैतिकता के साथ कानून को भी जोड़ा कि कानून अवश्य करो। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का विधान करो और दंड दोगे, दंड के भय से व्यक्ति है वो क्या करेगा, कानून का पालन करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा और कर्तव्य का पालन करेगा तो समाज में न्याय है वो अपने आप स्थापित हो जाएगी। तो ये हमारे अलग अलग न्याय की अवधारणा आई। फिर हमने देखा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, ये अलग अलग हमारे न्याय के संप्रत्य थे। आपसे है वो सवाल पूछा जा सकता है कि सामाजिक हो या कानूनी न्याय या नैतिक या कानूनी न्याय, उसमें अंतर पूछा जा सकता है या फिर परिभाषित पूछ लिया जाता है, निम्न को परिभाषित करो, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, नैतिक न्याय, दो को पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि ये अध्याय न्याय का वो आपको बिल्कुल साधारण तरीके से समझ में आया होगा, उसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। और यदि नहीं भी समझ में आता तो एक बार पुनः आप इसको है वो चलाकर साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही साधारण है वो न्याय का संप्रति था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।